Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. यस दोस्तों, तो मैंने फाइनली मूछें अपनी उड़ा दी। उसके पीछे एक बहुत ही सीरियस रीज़न था। सीरियस रीज़न इसलिए था कि मूछें अगर होती तो मेरा चेहरा ही नहीं होता, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो बार बार मूछें ऐसे पकड़ के खींच रही थी 2-3 बार तो मेरी जान निकल गई। लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो, इसको ही निकाल देते हैं, जान निकल जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपनी मूछें जो है हटा दी। अच्छी नहीं लग रही है, अपना काम करना भाई, मेरे को अपना काम करने देना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और कुछ नई खबरों के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे को थोड़ा फेवरिश लग रहा है, तो शायद उतनी एनर्जी ना हो, बट कोशिश करूंगा पूरी जितना हो सके उतना एनर्जी देने के लिए। अमेज़ॉन की एक सर्विस लॉन्च होने के डर से एक कंपनी का रातों रात दिवाला निकल गया। आपने बेस्ट बाय का नाम सुना होगा। बेस्ट बाय कंपनी यूएस में सर्विस प्रोवाइडर है, काफ़ी सारे गैजेट्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अमेज़ॉन ने सोचा कि हम भी ऐसा कुछ इनिशिएट करते हैं, डोर सर्विस, मतलब वो लोग कस्टमर के वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे रिपेयरिंग सर्विस करेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। आप ज़्यादा जानने के लिए उसकी वेबसाइट में देख लीजिएगा। तो ये खबर जैसे ही लोगों को पता चली, बेस्ट बाय के शेयर्स अचानक से गिरने लगे और $1 बिलियन तक वैल्यूएशन कंपनी की कम हो गई। मतलब आप समझिए कि किसी का कोई नया कॉन्सेप्ट सुन के किसी कंपनी का दिवाला निकल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जब वो कंपनी आएगी अमेज़ॉन मार्केट में, तब उस कंपनी का क्या होगा? कंपनी बंद ही हो जाएगी यार। मतलब यूएस में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि अमेज़ॉन का जो दबदबा है भाई मानना पड़ेगा। यूएस के मैं जितनी भी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब में भी कोई भी अनबॉक्सिंग वगैरह होता है, मोस्टली सब अमेज़ॉन से ही आता है। वापस रिटर्न जाता है कि नहीं जाता है वो नहीं पता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, शायद आप ये वीडियो पूरा देखें ना देखें। अगर आपके सेल्फ शिप ऑर्डर्स आ रहे हैं कश्मीर से, तो उसको मत भेजिएगा, क्योंकि कश्मीर में टोटल कर्फ्यू है अभी। तो जो भी शिपमेंट्स अगर आप भेजेंगे वहाँ पे तो रिटर्न आ जाएंगे, आपको एक्सपेंसेस भी लग जाएंगे शिपिंग के, और काफ़ी सारे कुरियर कंपनीज लेंगे भी नहीं। अगर ले रही है तो समझ लेना कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा शायद, शेयर्ड वर्क स्पेस। अब ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है इंडिया में भी। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। नई कंपनीज क्या करती है कि एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में स्पेस खरीद लेती है। अब वो स्पेस को वो लोग रेंट में कॉर्पोरेट कंपनीज को देते हैं। मतलब एक क्यूबिकल हो गया या फिर एक डेस्क हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है फ़ायदा कि उनका जो भी टेक्निकल सेटअप है वो सारा उनका रहता है, डेस्क सिस्टम सब कुछ उनका रहता है। वो लोग स्पेस देते थे उनको, और एम्प्लॉय जितना वो चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस शेयर्ड वर्क स्पेस में, उतने उन लोगों को अलाउ करते हैं और पर पर्सन वो लोग चार्ज करते हैं। समझ लीजिए कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद में भी है ऐसे कॉन्सेप्ट। 8,000 रुपये, 10,000 रुपये पर पर्सन पर मंथ। मतलब वो सिर्फ एक जगह दे देंगे और एक बंदे का उतना लेंगे चार्जेस। अब वो लोग इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना तो नहीं, लेकिन स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी, टी, ये सब भी देते हैं। तो एक पूरा कॉर्पोरेट कल्चर मिल जाता है। अगर कोई ऐसा स्टार्टअप करने की सोच रहा है जिनके पास स्पेस नहीं है, तो ऐसे शेयर्ड वर्क स्पेस जो होते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। अब यूएस की एक कंपनी है वी वर्क करके, उसकी वैल्यूएशन अचानक से $20 बिलियन हो गई। $20 बिलियन इसलिए क्योंकि उनको करीबन $600 मिलियन का फंडिंग मिला, जी सीरीज फंडिंग। मतलब उससे पहले काफ़ी सारे मिल चुके हैं। अब वो जो कंपनी है वो इतने बड़े लेवल पे है कि उनके जो वर्क स्पेस हैं वो यूज़ होते हैं IBM, स्पॉटिफाई, सेल्सफोर्स, GM जैसी कंपनीज के थ्रू। मतलब वो लोग यूज़ करते हैं इनकी वर्क स्पेस। कमाल है। वहाँ पे अमेज़ॉन कोशिश कर रहा है कि बिग बास्केट को खरीद लिया जाए, और यहाँ पे पेटीएम मॉल ने ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना किया? 1290 करोड़, 1290 करोड़ रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो भी थोड़े से स्टेक के लिए। भाई इधर तो मैं पूरा सब कुछ दे दूँ, आके ले जाओ। वैसे मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो यस, धीरे धीरे सब कोशिश कर रहे हैं ये फूड इंडस्ट्री में आने के लिए, FMCG प्रोडक्ट्स में आने के लिए। सबकी यही कोशिश है, क्योंकि ये रिकरिंग प्रोडक्ट्स है, रोज चाहिए, रोज डेली चाहिए होंगे। तो जितना बड़ा मार्केट जिसका होगा, जिसकी बड़ी मोनोपोली होगी, रोज का फ़ायदा। सिंपल सी बात है। किराना स्टोर में आप रोज जाते हो कुछ ना कुछ लाने, राइट। अब ये सारा होम डिलीवरी शुरू हो जाएगा रोज का, तो रोज के आपके कस्टमर जो हैं वो बन जाएंगे। रोज की एक फिक्स इनकम भी। इसी के साथ पेटीएम ने ये भी कहा है कि वो लोग 2000 के आसपास एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे इस साल। अब ये
2000 को हायर तो करेंगे, फिर बाद में फायर कितने करेंगे ये भी बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हायर करते वक्त तो हायर कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, फिर जैसे काम पूरा होता है तो चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। जैसा स्नैपडील ने किया, तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप अगर एम्प्लॉई हैं कहीं पर भी जॉब करने जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उन लोगों का टर्मिनेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है। कहीं कहीं पे मैंने देखा है जहाँ पे टर्मिनेशन पॉलिसी होती है 3 महीने का ग्रेस पीरियड देते हैं वो लोग, अगर फायर करना हो तो 3 महीने की एडवांस सैलरी भी देते हैं, और कहीं कहीं पे बोलते हैं कि गेट आउट एंड डोंट शाउट। यहाँ पे एक अच्छी बात है, अगर चर्चेज, मस्क, मंदिर, टेम्पल्स और गुरुद्वारा अगर खाना दे रहे गरीबों को तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये पहले भी शायद टैक्स फ्री ही था, और अभी ये जीएसटी रेजिम में इसके ऊपर भी थोड़ा डिबेट हुआ होगा, तो इसको भी अब टैक्स फ्री कर दिया है, मतलब जीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्लीज़ मंदिर वाले, चर्च वाले, मस्क वाले, गुरुद्वारा वाले करिए थोड़ा डोनेट और लोगों को खिलाइए पिलाइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अब मैं खाने पीने की बात कर रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3200 करोड़ रुपए का डायरेक्ट एफडीआई अप्रूव कर दिया है फॉर अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन और जोर लगाएगा फूड इंडस्ट्री में आने के लिए। यहाँ पे एक क्लॉज ये था कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे यहाँ पे वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मतलब बाहर का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो आप उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लीगल नहीं होगा। आपका 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो इंडिया में, तो 100% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया का ही होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे जो रिटेलर्स हैं दूसरे आसपास के, जो लोगों को नहीं पता ये सब टेक्निकल चीज़ें, उन पे कितना इम्पैक्ट आएगा। जब आएगा तभी वो लोग शायद सामने आएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को ये सब पता भी नहीं होता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब इम्पैक्ट करता है। जो किराना स्टोर वाले होते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं उन सबको ये इम्पैक्ट करता है, और जिनको इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता वो सोचते रह जाते हैं कि ये हो कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कस्टमर्स कहाँ गए, कस्टमर्स सब वहाँ चले गए। अब गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है आयकर ऐप। अब उस ऐप के द्वारा आप डायरेक्ट टैक्सेस देख सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और कोई अथॉरिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग ऐप है। यस, और एक फीचर है इसका, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो वो भी आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। उसका नाम है आयकर ऐप, देख लीजिएगा, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वॉरेन बफेट, आप सबको तो पता ही होगा, वर्ल्ड्स 4th रिचेस्ट मैन, काफ़ी टाइम से वो कैटेगरी में है रिचेस्ट मैन की। अब उन्होंने अब तक का सबसे ज़्यादा डोनेशन किया है, करीबन $3.6 बिलियन के आसपास। 0.01% पे मिल जाता मुझे तो। लेकिन देखिए, एक बात समझने वाली ये है कि यूएस में इतना चैरिटी क्यों होता है बाय दीज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इतना चैरिटी क्यों करती है। अगर आप देखिए, फेसबुक करता है, ठीक है, एप्पल करता है, वॉलमार्ट करता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। इंडिया में ऐसा देखने आपको मिला है? अगर मिला है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन ऐसी कंपनीज है जो ऐसे चैरिटी करती है बड़ी बड़ी, फॉर एनजीओज, फॉर पीपल, पोर पीपल स्पेशली, डेवलप एजुकेशन। ऐसा कितना होता है और क्या अमाउंट का होता है, मतलब 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। सुनील मित्तल, मैं नहीं, सुनील मित्तल ने हंसते हुए कहा कि भाई हम जो है एयरटेल की प्राइवेसी जो है बहुत सीरियसली लेते हैं, जियो जैसा काम नहीं है अपना, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत टाइट काम है, हमारे डेटाज कभी लीक नहीं हो सकते। तो देखिए, एक बात, कोई भी समझ लीजिए कि डेटा लीक करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं रहा है आजकल के ज़माने में। अगर जियो का हो सकता है तो एयरटेल का भी हो सकता है, टाटा का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। हैकर्स इतने एडवांस्ड और डेवलप्ड हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या घूम के फिर के निकल के आके गया काम से। अब यहाँ पे अचानक से लोग जो हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर बॉयकॉटिंग कर रहे हैं। बहुत जगह पे मैंने देखा, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, और टीवी पे भी देखा, वीवो के और ओप्पो के वो बैनर्स तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लगा। और कल मैंने विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा, बहुत ही पावरफुल वीडियो था, बहुत ही पावरफुल वीडियो, ठीक है। वो वीडियो में उन्होंने यही कहा कि बॉयकॉट कर दो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, बट वहाँ पे जाके मैंने कमेंट भी लिखा कि भाई जो लोग एसोसिएटेड है अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वो लोग अपना गुजारा कैसे चलाएंगे अगर अचानक से सब लोग उसको बॉयकॉट कर देंगे। तो क्या गवर्नमेंट अपनी रेडी है अभी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए? वो लोग तो रातों रात रोड पे आ जाएंगे। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे इनिशिएटिव है कि उनको हेल्प मिल सके? प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, स्पेशली गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे तो क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, उससे इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या फैमिलीज घर चला पाएंगी? और तीसरी बात, क्या हमारे पास मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है?
कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सारे, जो चाइना से जितना माल आता है अपने यहाँ पे $100 बिलियन के आसपास का माल सामान आता है, उसको बनाने का यहाँ पे क्या अभी कैपेसिटी है? मेक इन इंडिया तो होगा, धीरे धीरे होगा, बट क्या अभी वो सब बन पाएगा? डिमांड तो है, सप्लाई कैसे होगा? सप्लाई नहीं होगा तो मारतार होगी, लोग रास्ते पे आ जाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तो ये सब हैंडल कौन करेगा? ये सब गवर्नमेंट करेगी। आप एक स्पीच दे देते हो बहुत ही अच्छी, एडवर्स इफेक्ट भी हमें पहले सोच लेना चाहिए कि ये सब क्या होगा। हालांकि मैं सोचता हूँ कि कोई रातों रात बॉयकॉटिंग नहीं होगा, नेक्स्ट डे जो है सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे और वही नॉर्मल रेगुलर रूटीन लाइफ भूल जाएंगे। वहाँ पे चाइना का एक प्रोडक्ट मिला, वाह बड़ा सस्ता फ़ोन है यार, किसी को बोलेंगे नहीं चाइना से अंदर। आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप कंपनीज में। यहाँ पे क्रिकेटर, यस आपने सुना होगा, सौरव गांगुली का नाम तो बच्चे को पता है। उन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है फ्लिक्सट्री, उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत कम किया है वैसे, 3-4 करोड़ के आसपास है आई गेस। तो अब धीरे धीरे क्रिकेटर्स हो या फिर सेलिब्रिटीज़ हो या कोई भी हो, यस वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनका एक बैकअप बिजनेस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका नेटवर्क होना चाहिए, ताकि उनके नाम से आगे प्रोडक्ट्स बिके। उनको एडवांटेज तो है ही क्योंकि उनका नाम एसोसिएटेड है, उससे उनकी ब्रांडिंग बहुत पावरफुल हो जाती है। तो अगर आप कोई सेलिब्रिटी से मिलते हैं एयरपोर्ट में और आपके पास बहुत धांसू आइडिया है, तो जाइए और पैर छू लीजिए और बोलिए मेरे पास आइडिया है, आप सुनिए वरना गिरा दूंगा, ऐसा मत बोलिएगा। अब कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव और लिया है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उसका नाम है स्टार्टअप कोस्ट। अब बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज कर्नाटका में आती हैं, उसको बूस्ट करने के लिए ये स्टार्टअप कोस्ट नाम का एक इनिशिएटिव आया। तो आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई आइडिया है, तो स्टार्टअप कोस्ट के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी ले लीजिए। आप उस स्टेट में हैं तो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा आपको होगा। पढ़ना है, जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो डूब रही हैं और काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो ऊंची भी आ रही है। उसमें से 2 कंपनीज है इंडिया की, एक का नाम है मोग्लिक्स, आपने सुना होगा मोग्लिक्स वेबसाइट, उसको अभी $12 मिलियन का फंडिंग मिला फ्रॉम IFC, रॉकेटशिप, सेल पार्टनर्स एंड जंगल वेंचर्स। और दूसरी तरफ एक और कंपनी है जिसका नाम है ड्रूम, आपने सुना होगा, ड्रूम वो बाइक की कंपनी और मोटर बाइक की और 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की, उसको मिला है $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फ्रॉम IAM। मतलब अभी भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जो है वो चल रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, स्कोप अच्छा दिख रहा है तो चल रहा है, बट साला डर यही लगता है कि कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक। यस, अगर आप लोग जानते हैं व्हाट इज़ एक्टिव इनकम, व्हाट इज़ पैसिव इनकम, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि पैसिव इनकम कहीं ना कहीं से होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार कह चुका हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ब्लॉग के बारे में, तो मेरे हिसाब से आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट होना ही चाहिए। फ्रॉम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, कहीं से भी हो वो होना चाहिए और एक ब्लॉग आपका होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप थोड़ा बहुत कंटेंट वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। और सबसे समझने वाली बात यह है, आपके सर्कल में अगर कोई भी किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप एफिलिएट मार्केटिंग वहाँ पे यूज़ करके वहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हो भाई, इसमें कुछ बुरा नहीं है, बट ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हमने फॉर एन एग्जांपल अब ETKT बाज़ार जो है हमारा, अब वो उसको हमने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्रिएट किया है, ना कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो वहाँ पे अगर एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो वहाँ पे ब्लॉक हो जाओगे। बट आप अपने खुद के सोर्स से यूज़ करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में करिए, आपके फेसबुक पेज में करिए, आपके इंस्टाग्राम पेज में करिए। आप लोगों को पर्सनली मिलते हैं, कहीं पर कोई बात करता है ई-कॉमर्स से कुछ खरीदना है, तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए आपको, यस रुक जा भाई मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ऑन द स्पॉट लिंक जनरेट करके आप उसको भेज दीजिए। यहाँ पे आप एडिशनल पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। बड़ा थोड़ा चीप लगेगा कहीं कहीं पे, बट दोस्तों में यार चलता है। उसमें से जो पैसे आए थोड़ा पार्टी शार्टी दे देना और क्या। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसके 1-2 घंटे तक जो भी कमेंट्स आते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस पर रिप्लाई कर देने के लिए। तो जब वीडियो अपलोड होता है तब मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर पाता हूँ, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कमेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं और दूसरे वीडियोस में भी आते हैं और तो वो सीक्वेंस पूरा गड़बड़ा जाता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई वीडियो में कहीं पर भी, तो जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूँ तो स्टार्टिंग में आप कमेंट डालिएगा, भले ही 100 कमेंट्स होंगे तो भी शायद मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल किसी और व्लॉग के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मारना मत भूलिएगा। वैसे कल के वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने लाइक किया, सो थैंक यू वेरी मच। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यस ऐसा कंटिन्यू रखना चाहिए आप लोगों के लिए, वरना मैं क्या करूँगा कि बैठ जाऊँगा सादे सिंपल से आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा को मेनटेन करने के लिए माज़ा नहीं पीना चाहिए, ऐसे लाइक्स देना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।